देखें, आज से आपको पता है कि 20 दिन पहले मैंने एक आपको खबर दी थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि ब्यूरोक्रेसी ने अब ये फैसला कर लिया है कि अपने इस डूबती हुई किश्ती से बाहर छलांग लगा देनी। और वो फैसला मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़ों से हुआ है। सबसे पहले मैंने 9 मई के हवाले से बात की थी कि 9 मई के बारे में जिस शख्स ने भी ये रजिस्टर खोल के अदालत के सामने रखा था कि ये गवाह जो है ये उस दिन छुट्टी पे था। अच्छा उस बंदे ने 9 मई का सारा केस धड़ाम से गिरा दिया था। अब वो छुट्टी पे जब बंदा हो तो उसके बाद किसी भी तौर पर उसकी कोई ड्यूटी हो ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जिस बंदे ने भी उस बंदे का, वो बाबे का पकड़ के उसको थप्पड़ मार के उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है और अपनी जगह ही है, साजिद नवाज की, उसने भी इस पर कल उन्होंने जाके पूछा है, अदालत में गए हैं और अदालत में जब अपील में गए हैं तो तब जाके अदालत को वारंट जारी करने पड़े फॉर अपीयरेंस। यानी ये नहीं हुआ कि आप उनको 10 साल हुए हैं उनको जेल में भेजो। यानी उमर अयूब साहब को 10 साल सजा हुई है, वो 8 बजे के प्राइम टाइम में जियो जैसे टीवी पे तशरीफ फरमा होते हैं। जी ऐसे है। और किसी भी इसको खुफिया एजेंसी को नजर नहीं आता, किसी SHO को नजर नहीं आता, ये सारे इधर घूम रहे होते हैं। एक बात तो ये है कि ये तय हो जाता है ना जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कि हम पाकिस्तान की अदलिया ने भी बहुत हद तक इंस्टीट्यूशन लेवल पे तय कर लिया है कि हमने अपने आप को सेव करना। अच्छा। और ये बहुत, मैं आपको इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूँ। अच्छा, उसकी क्या महरक़ात? उसकी महरक़ात बुरे तौर पे ये है कि पाकिस्तान की अदलिया ये समझती है कि अगर 6 या 7 जजेस जो हैं उन्होंने अपना बेनिफिट ले लिया है तो कल हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कल हमारे ऑर्डर को लोग यूं पकड़ेंगे और यूं फाड़ के यूं फेंक देंगे। अच्छा। और हमारे कुछ ऐसे ये इसीलिए आज सर ये कौन कौन से जजेस थे जो आज देखें उन्होंने आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने बाकायदा बदला है। उन्होंने मियान गुल औरंगज़ेब वो जज हैं जो कि वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। जी ठीक ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते थे। गुल औरंगज़ेब साहब गवर्नर होते थे उनके। अच्छा, साहबजादे हैं। और ये उमर अयूब के ये मतलब कज़न बनते हैं। ये अयूब खान के नवासे हैं, जनरल अयूब के नवासे हैं मियान गुल औरंगज़ेब, नसीब औरंगज़ेब के बेटे हैं। तो वो लेकिन हालांकि इंडिपेंडेंट जज हैं और उनके वालिद मुस्लिम लीग के, उसके बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन डिसीजन दिए थे। ये वाहिद बंदे थे जो उन 6 जजों में शामिल नहीं थे जिनको धमकी दी गई थी क्योंकि इनके ख़ानदानी बैकग्राउंड इनको धमकी दी नहीं जा सकती थी। अच्छा। बाकी 6 को दी थी। एक तो इन्हों को निकाल दिया उन्होंने, सुबह बेंच तब्दील कर दिया। हसन अजहर रिजवी को शामिल किया जो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स वाले उसमें शामिल थे। और शफी सिद्दीकी तो वो वहाँ के थे। शफी सिद्दीकी के बारे में ये तस्वर किया जाता था कि सिंध से आ रहे हैं तो इनको हम लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारा ख्याल। अदलिया के अंदर एक लफ्ज़ होता है, हमें रिलीफ देंगे। अच्छा। यार तुम्हें रिलीफ नहीं देते, जैसे एक कोड वर्ड होता है ना, बिल्कुल हर प्रोफेशन का एक कोड वर्ड होता है, इनका रिलीफ। ये उनको जब लेके आज देखें जो उनका सबसे अहम तरीन बात है, जुल्फ़िकार नकवी साहब जो हैं ये उनका प्रोसिक्यूटर हैं उनके नैब के। पहले तो याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि मुझे मोहलत दें। ये पाकिस्तान की तारीख में जज कभी मोहलत नहीं मांगते होते कि मैंने केस नहीं पढ़ा हुआ। ये वकील कहते हैं सर मुझे केस नहीं पढ़ा हुआ। हमें तो पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने केस नहीं पढ़ा, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें। इसमें फिर एक और चीज़ भी समझ आ रही है मुझे ये लग रहा है, आप मुझे गाइड कीजिएगा या रहनुमाई कीजिएगा कि चीफ जस्टिस के हवाले से हमने हमेशा कहा है या सुना है लोगों से कमेंट्री, खासतौर पर PTI के शिकवा कंप्रोमाइज थे, वहां से आए थे। आज जमानत मंजूर होने में चीफ जस्टिस खुद बैठे हुए हैं। देखिए जो भी आया हो, जब मामला इंस्टीट्यूशन कहा जाता है ना तो फिर वो कहीं से भी आया हो और कैसे भी आया हो। अच्छा, मैंने ब्यूरोक्रेसी की बात की ना, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जो वहां से ना आया हो। ठीक है, हाँ वो डिप्टी कमिश्नर हो, हाँ वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, हाँ SP हो। लेकिन जब मामला आ जाता है ना कि कल अगर हम इस तरह हो गए तो ये हम नैया डूब गई, तो डूबती नैया में मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। नैया डूबते हुए मुशर्रफ वाली, उससे पहले मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ अयूब खान वाली, मैं उससे पहले मिसालें दे सकता हूँ याह्या खान वाली, ज़ियाउल हक वाली। नैया डूबते वक्त सूरत ज़ियाउल हक का तो डूबती नैया में मैं राइट इन द, जैसे कहते हैं बिल्कुल मेन इम्प्लीमेंटिंग असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोई हाथ नहीं लगाता था इस मामले का, कहते कि ठीक है। और हालांकि उस वक्त अलग स्ट्रॉन्ग समझ रहा था वो जुनेजो की गवर्नमेंट खत्म कर सकते। तो खैर केस पे आते हैं। इन्होंने ये कहा कि हसन रिजवी साहब ये कुछ हमारे साथ देंगे। अच्छा, लेकिन हसन अजहर रिजवी साहब जो कि एक ज़माने में उस बेंच के अंदर भी शामिल थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, उन्होंने बाकायदा इसका फैसला। अब खराबी कहाँ से आई? खराबी ये आई है जो अकल के हमारे अंधे हैं ना,
जो पीछे से जाके कहते हैं ना हमने 2 गवाह आपको भेज दिए हैं, उन पे सारा बेस बनाओ। एक टेबल के नीचे और एक टेबल के नीचे और एक उसके कुर्सी के नीचे, जो भी है, कुर्सी के नीचे, एक टेबल के नीचे। इन दोनों ने जमानत के केस के अंदर इन दोनों को बहस में ले आए। ठीक है। अब होता यह है कि अदालत में आप मेरिट ऑफ द केस डिस्कस नहीं करते। अगर हाई कोर्ट ही जमानत के ऊपर मेरिट ऑफ द केस डिस्कस कर ले कि ये जो गवाह ले आए सर, तो नीचे अदालती की कोर्ट क्या करेगी, वो बायस हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने उसको डिस्कस किया, और मुझे पता है किसी वकील ने नहीं किया होगा। जिसने किया होगा वो यकीनन वकालत बिल्कुल नहीं जानता, उसकी एजुकेशन जो है वो बीए भी नहीं होगी जिसने इनको कहा होगा। अच्छा। उनको बताया होगा कि नहीं ऐसे करो, क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हें बताया, तुम्हें क्या पता है वकालत का। इन्होंने वहां जाके वो केस, आज बार बार चीफ जस्टिस केस के अंदर कहता रहा है कि आप इसको ना डिस्कस करें, आपका केस खराब हो रहा है। आप इसको ना, क्योंकि जिस वक्त आप ले आते हैं कि जी एक मेज के नीचे एक सिपाही घुसा, एक फलां के नीचे, और फिर उसके बाद पूछा गया कि आप किस दिन घुसे थे, उसने डेट बताई, उसने कहा हाजिरी नहीं है, नहीं, उसने कहा आपने फिर बताया क्यों नहीं लोगों को, कितनी बड़ी साजिश हो रही है। आप तो सबसे बड़ी बात है जो उनके लिए मसला बन गया कि वो तो फिर आपने उसको भेजा कैसे, वो साथ तो वो केस। अब आज जब वो मुकदमे की सूरत हाल वहाँ पेश आई, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या हमें बताइए कि ये कॉन्स्पिरेसी की बेस के ऊपर क्या जमानतें हुई हैं। तो उसने कहा कि आए बाएं शाएं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में इतनी जमानतें कॉन्स्पिरेसी पे हो गए। कॉन्स्पिरेसी ये है ना कि आपने जाते हुए मेरे कान में कहा और ये साहब फला जगह जाके बंदे ने ठुस ठुस गोली उड़ा दी, या उत्थे जाके इंज कर दी, तो कॉन्स्पिरेसी में तो बेल हो जाती है। जी बिल्कुल। मुझे मेरी नहीं हो सकती जिसने कत्ल किया है, ठीक, तो 9 मई का वहां पर उनको, तो उन्होंने कहा ये मेरा एविडेंस है, फिर एविडेंस की बात आते थे। तो आज तो एक बात तो ये है कि इन तीनों ने मियां गुल औरंगजेब को निकाल के, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की अदालत है, अब चीफ जस्टिस जो है अब या अफरीदी इधर उधर हो नहीं सकते थे। अगर 2 जज मुखालिफ हो जाएं तो तीसरे ने अपने लिए बदनामी मोल नहीं लेनी होते। और ये अब पीछे इमरान खान के पास रह क्या गया, एक साइफर जमानत होगी, अलकादिर जमानत होगी, तोशा खाना 1 गड़ी चोरी वाला जमानत होगी, इद्दत जमानत होगी, 9 मई के 8 केसेस जमानत होगी, तोशा खाना 2 जो अभी तोशा खाना 2 जो है अभी प्रोसिक्यूशन के उसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि नैब के उसके ऊपर ये है कि आप एक केस के ऊपर दोबारा कैसे बना सकते हैं। एक तो दूसरा, जिनमें सजा हुई है ना उसमें सजा मुअत्तल हो सकते हैं किसी भी वक्त। तो ये ऐसी तलवार है कि जो सबसे पहले किस पे लटकेगी, घमंड, शहबाज शरीफ, अच्छा नवाज शरीफ। क्यों लटकेगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस वक्त वो इधर उधर हिल रहे हैं। उसकी वजह से है कि आज उनको मियां आमर को निकालना पड़ गया है। मियां आमर जो है इस वक्त एक लीडर के तौर पे उभरा है, उसने पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसने कहा 12 नहीं 18 सूबे होने चाहिए जी, फलाना होने चाहिए, ऑफ ऑल द पीपल 22 सूबे होने चाहिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पहले से उनका गिला ये है कि आप हमारी जो चीज़ है, हम जो बताते हैं आपको उसके मुताबिक आप डिफेंड नहीं करते। हम कहते हैं ये होना चाहिए, आपके सियासतदान कुछ नहीं करते। हमें हसन अयूब को नौकरी दिलवानी पड़ती है, हमें अपना क्या नाम है दूसरे किसी 2-3 क्या अमर को नौकरी, और नौकरी हमें उनको हमें काशिफ अब्बासी को निकलवाना पड़ता है।